जॉर्डन की सड़कें सैलाब बनी हुई हैं, लाखों लोग सड़कों पर आए हैं और यह तब है जब जॉर्डन में सबसे कड़े नियम बनाए गए हैं। पूरे अरब में जॉर्डन में सबसे कड़े नियम बनाए गए हैं कि फलस्तीन का समर्थन करने वालों को सीधे जेल भेजा जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों पर लगातार उतरे हुए हैं और वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल के साथ पीस वाली जो संधि है उसको तोड़ा जाए और सीधे फलस्तीनियों की मदद की जाए। लीबिया से एक बड़ी खबर आई है। लीबिया के जो मुफ्ती हैं उन्होंने कहा है कि अरब के सारे मुल्कों को और उन मुल्कों के बाशिंदों को अब गजा की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, गजा की तरफ चलना चाहिए और गजा के लोगों के साथ इजराइल का मुकाबला करना चाहिए। इसके अलावा हिजबुल्लाह की खबर आई है। हिजबुल्लाह ने बहुत तेजी बढ़ा दी है अपने अटैक्स में और नॉर्दर्न इजराइल में न केवल लगातार सायरन बज रहे हैं बल्कि लगातार लोग भी मारे जा रहे हैं, बिल्डिंगें भी गिर रही हैं और इन सब के बीच इजराइल एक बार फिर से टाइम मांग रहा है अमेरिका से ताकि अपने लोगों को भेजकर वहां पर किसी तरह का कोई समझौता कर सके। यह वॉर जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले से कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इजराइल कमजोर हो रहा है, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। इसी बीच जो आईसीजे का फैसला आया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक वीडियो देखिए इस बच्चे का जो गजा में है, जिसका घर तबाह हो चुका है। उसके बावजूद गजा में जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं, जो पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये रोज चाय पिलाता है ताकि उनको थोड़ी ताकत मिल सके और खुद भी बड़ा होकर बनना चाहता है एक सहाफी। तो ऐसे बच्चों की हिम्मत और इजराइल और अमेरिका के शैतानी के ढेर सारे किस्से और अभी के ढेर सारे अपडेट हैं आज की वीडियो में। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका टीसीएच पर एक बार फिर। मैं हाजिर हूं मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, फलस्तीन में, बाकी सारी जगहों पर जो कुछ चल रहा है और उसके इर्द गिर्द दुनिया में जितनी हलचल है, उन सारी हलचलों को लेकर एक बार फिर से आप सबके बीच हाजिर हूं। सबसे बड़ी खबर कोई आई है इस बीच तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आई है। मैं बता चुका हूं आपको पहले ही कि साउथ अफ्रीका गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और वहां से जेनोसाइड को लेकर तय होना था। जो उसका ऑर्डर आया था, ऑर्डर तो अभी नहीं आया है, लेकिन जो शुरुआती ऑर्डर आया था उसमें जेनोसाइड की संभावना की बात की गई। यानी यह कहा गया था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है फलस्तीन में, गजा में, वो नरसंहार हो सकता है, जेनोसाइड हो सकता है। यह बात आप जानते हैं। अभी साउथ अफ्रीका दोबारा गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और साउथ अफ्रीका ने यह मांग की थी कि जिस तरह से राहत का सामान, इमदाद, खाने का सामान, ये सारा कुछ वहां लोगों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और फेमीन जैसी, अकाल जैसी कंडीशंस वहां पर बन रही हैं, उसको भी जेनोसाइड की डेफिनेशन में जोड़ा जाए। यानी माना जाए कि जिस तरह से इजराइल फलस्तीन के लोगों को भूखा मारना चाहता है, उनको इमदाद नहीं पहुंचाने दे रहा है, उनके पास खाना नहीं पहुंचने दे रहा है, इसको भी जेनोसाइड के तहत माना जाए। इसी बीच में मैं आपको बता चुका हूं कि जो यूएनओ के हेड हैं, यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं, वो भी बाकायदा गए थे वहां पर और जाने के बाद उन्होंने अपनी वीडियोस वगैरह और वहां की तस्वीरें वगैरह लगा के कहा था, इस बात को कंफर्म किया था कि इजराइल जानबूझ के वहां पर इमदाद नहीं पहुंचने दे रहा है। उसी के बाद आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसने प्रस्ताव पास किया और सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रस्ताव था वो रमजान में सीज फायर के साथ साथ वहां पर इमदाद पहुंचने देने के लिए भी था। ये सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, मैं बता चुका हूं अपने चैनल पर बार बार। अब उसी के क्रम में आईसीजे ने यह फैसला दिया है कि इमदाद नहीं पहुंचाना भी जेनोसाइड के तहत माना जा सकता है, नंबर 1। और नंबर 2, इजराइल को यह कहा है कि और सारे गेट, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जमीन के रास्ते कई सारे गेट्स हैं, 5 गेट्स हैं, जिनको अगर खोल दिया जाए तो गजा के हर इलाके में इमदाद पहुंच सकती है। इजराइल उनको बंद करके रखा हुआ है, उन गेट्स को खोलने की बात कही है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट देने की बात कही है। हालांकि यूनाइटेड नेशंस तो लगातार इस तरह की बात कर रहा है, इजराइल के ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका इफ एंड बट के साथ उसके साथ खड़ा है। एक और खबर है जिस पर बात करके मैं आगे बढ़ूंगा। जर्मनी से आई है खबर। जर्मनी में कुछ लोग कोर्ट गए थे
और कोर्ट जाकर उन्होंने कहा था कि यूएनएससी का फैसला आने के बाद, उसके पहले आईसीजे का फैसला आने के बाद जो हथियारों की सप्लाई है उस पर रोक लगाया जाए। निकल के ये आया है कि जर्मनी जो हथियार सप्लाई कर रहा है इजराइल को, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अमेरिका और जर्मनी सबसे बड़े हथियारों के सप्लायर हैं। 90% से अधिक हथियार इजराइल को पहुंचता है अमेरिका और जर्मनी से। जर्मनी का जो एक्सपोर्ट है हथियारों का इजराइल के लिए, वो 10 गुना बढ़ चुका है वार के पीरियड में। यानी जितने हथियार वो भेजता था उससे ज्यादा 10 गुने हथियार पहुंचा चुका है जर्मनी इजराइल को। जरा एक मिनट रोक के सोचिएगा कि अगर जर्मनी और अमेरिका ने इतने हथियार नहीं दिए होते तो क्या इजराइल किसी भी कीमत पर हमास, हिजबुल्ला और बाकी सबका मुकाबला कर पाता? एकदम नहीं कर पाता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इजराइल ताकतवर नहीं है। इजराइल को अमेरिका और यूरोप के दीगर मुल्कों से जो लगातार इमदाद मिल रही है, भीख मिल रही है, उसके चलते वो इतना ताकतवर हुआ है। अब जो ये जर्मनी वाला मामला है ये यूएन कोर्ट में जा चुका है, यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट में जा चुका है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रपोजल आया है, आईसीजे का फैसला आया है, तो इन सारी चीजों को लेकर लोग गए हैं जर्मनी को यूनाइटेड नेशन के कोर्ट में, और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन जर्मनी को हथियार भेजने से रोक सकता है। यानी ठीक है, अमेरिका और बाकी सारे मुल्क खड़े हैं इजराइल के साथ, लेकिन दुनिया भर में जो हलचलें हैं वो इजराइल के खिलाफ लगातार हो रही हैं। और इसी में एक और खबर मैं जोड़ दूं कि आयरलैंड ने, छोटा सा देश है लेकिन अपना स्टैंड बहुत शानदार लेता है। आप जानते हैं कि वहां पर बाइडेन गए थे और आयरलैंड के राष्ट्रपति ने बाइडेन के मुंह पे कहा था कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो गलत है, वो जेनोसाइड है। उसके बाद वहां के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन जो नई निजाम आई है वो भी पुराने ही रास्ते पर चल रही है, और आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका की आवाज में आवाज मिलाते हुए आईसीजे वाले केस में साउथ अफ्रीका के साथ खड़े होने का फैसला किया है। जर्मनी के बारे में थोड़ा और समझ लें तो आसानी हो जाएगी इस पूरे मामले को समझने में। आप जानते हैं जर्मनी वो मुल्क है जहां हिटलर था, जर्मनी वो मुल्क है जहां ज्यूस के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाइयां हुई, यहूदियों को मारा गया, ऑश्विट्ज वगैरह वगैरह, और उसके बाद ही यहूदियों को यह फैसला करना पड़ा कि उनको अपने घर से निकलकर यूरोप के अलग अलग मुल्कों से निकलकर भागना है। और उसके बाद अमेरिका और इंग्लैंड की सहायता से फलस्तीन नाम की जगह पर उसको जमीन दी गई, और जहां से बढ़ते बढ़ते वो आज पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर चुका है। यह कहानी सभी जानते हैं। अब यह कहानी शायद 4 महीने पहले लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब यह कहानी हर आदमी जानता है। उस जर्मनी ने जिसने यहूदियों को निकालने के लिए सारा नाटक किया था, हिटलर की जर्मनी ने लगातार इजराइल का साथ दिया। साथ इस लेवल पे दिया कि यूरोप में जो कुछ मुल्क हैं जहां फलस्तीन के फेवर में जुलूस निकालने पर बैन है, उनमें से एक जर्मनी भी है जहां पर आप फलस्तीन के पक्ष में कुछ भी नहीं बोल सकते। हालात यह हैं कि एक यहूदियों का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहूदियों का संगठन इजराइल की मुखालिफत करता है। वो कहता है कि हम एंटी जायनिस्ट हैं। इजराइल में जिस तरह की जायनिस्ट सरकार है जो यहूदियों के अलावा बाकी सबसे नफरत करती है, हम उसके साथ नहीं हैं। हम जायनिज्म का विरोध करते हैं, हम इजराइल का विरोध करते हैं। यानी एक एंटी जायनिस्ट यहूदी संगठन है जिसका जर्मनी के बैंक में अकाउंट था। जर्मनी की सरकार ने बिना कोई नोटिस दिए वो अकाउंट हेल्ड कर दिया है। यानी उसमें से ना पैसा आप निकाल सकते हैं ना उसमें पैसा डाल सकते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रीज कर दिया है। अब लोगों को लगता है कि यह सारा कुछ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इजराइल के साथ वो खड़ा है, और इजराइल के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि कभी उसने यहूदियों को बहुत परेशान किया था। लेकिन असल वजह मैं आपको बता चुका हूं। असल वजह यह है कि जर्मनी लगातार हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है। जर्मनी को जो जर्मनी के हथियार हैं, जो उनका एक्सपोर्ट्स है, वो 10 गुना बढ़ चुका है। उधर इजराइल को हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, इधर रशिया के ऊपर लगातार बयानबाजी कर रहा है कि हम यूक्रेन के साथ खड़े होंगे, यूक्रेन में अपनी आर्मी भेजेंगे, नाटो का मेंबर है ही वो, तो नाटो के साथ मिलकर यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ने को तैयार है। रशिया के बारे में आप जानते हैं कि वहां अभी एक आतंकवादी विस्फोट हुआ था, आईएसआईएस ने तुरंत आके उसकी जिम्मेदारी ले ली। रशिया कह रहा है कि यह पूरा का पूरा विस्फोट यूक्रेन ने कराया। अब जरा 1 मिनट रुक के सोचिए, यह आतंकवादी विस्फोट अगर अमेरिका में हुआ होता
ये अगर इंग्लैंड में हुआ होता, ये यूरोप के किसी मुल्क में हुआ होता, तो आज दुनिया का सारा मीडिया, सारे अखबार, सारे टीवी चैनल दिन रात उसी पर खबर चला रहे होते और पता नहीं किसको किसको विलन बना चुके होते। लेकिन रूस में हुआ है तो उसकी मलामत करने की जगह, उस पर बात करने की जगह सीधे क्या कह दिया गया, आईएसआईएस का वो तो हाथ था, और अमेरिका तक ने आगे जाके कह दिया कि उसमें यूक्रेन का कोई रोल नहीं है। और रशिया के विदेश मंत्री ने फिर पलट के पूछा कि आपको कैसे पता कि रोल नहीं है, आपने तो कोई जांच करवाई नहीं थी। इस तरह से चलती है दुनिया की राजनीति, जिसमें अपने ऊपर लगी हुई एक सुई को भी बहुत बड़ा घाव बना के दिखाया जाता है और दूसरों के ऊपर बम भी गिर जाए तो खामोश रहा जाता है। और इसके पीछे एक पॉलिटिक्स है। आईएसआईएस यानी अमेरिका के हिसाब से मुसलमान, तो आईएसआईएस के ऊपर आप डाल दीजिए सारा कुछ और वो पलट के आ जाएगा अरब मुल्कों के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर और बाकी सब के ऊपर। यानी आप बड़े आराम से एक तरफ तो एंटी रशिया खेल खेलेंगे, एक तरफ आप इस्लामोफोबिया आराम से फैला लेंगे। जो 9/11 हुआ था अमेरिका में, उसको लेके भी बहुत सारी बातें हैं। आईएसआईएस वगैरह के ऊपर, उसका ओसामा वगैरह के ऊपर उसका सारा का सारा डाल दिया गया, मुसलमानों की साजिश उसको माना गया। उसके बाद पूरी दुनिया में जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैला है सब आप जानते हैं। लेकिन अमेरिका में ही रहने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि दरअसल 9/11 जो थी वो यहूदियों की साजिश थी। कभी मैं आपको वहां के राष्ट्रपति की हत्या से लेके 9/11 वगैरह में किस तरह से माना गया कि मोसाद की और बाकी सबकी साजिश थी, वो जो अल्टरनेटिव थ्योरी है जो गोदी मीडिया में नहीं छपती है लेकिन बहुत मजबूत लगती है, कभी मैं आपको आराम से बताऊंगा। अभी तो मैं आपको यह बता दूं कि इतने सबके बावजूद अमेरिका के अंदर 55% यानी आधे से भी ज्यादा लोगों ने एक सर्वे में बताया है कि अमेरिका जिस तरह से इजराइल को हैंडल कर रहा है, यानी अमेरिका जिस तरह से इजराइल को मदद कर रहा है, वो गलत है। यह मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अमेरिका की जो थोड़ी बहुत आवाज बदल रही है, जो लगातार वो कह रहा है कि रफा के अंदर हमला करना बिल्कुल गलत होगा और ये और वो और इमदाद पहुंचनी चाहिए, वो सारा दिखावा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जनता बिल्कुल खिलाफ है। 55% मैंने आपको बताया, सर्वे बता रहा है, वो खिलाफ है इस बात के कि इजराइल की लगातार इमदाद की जाए, इजराइल की लगातार मदद की जाए। और वो चाहती है कि गजा में जो भूखे बच्चे हैं उनकी भी मदद की जाए, उनके पास खाना पहुंचे वगैरह वगैरह। इसीलिए अमेरिका के जो हुक्मरान हैं उनकी आवाज बीच बीच में बदलती है। अभी एक मजेदार घटना यह हुई है कि इजराइल ने मना कर दिया था, जो ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रस्ताव आया, अमेरिका ने उसको समर्थन तो नहीं दिया लेकिन एब्सटेन करके एक तरह से समर्थन ही कर दिया। इजराइल ने तुरंत कहा कि हमारा जो हाई लेवल डेलीगेशन जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा। फूफा जी की तरह नाराज हो गया नेतन्याहू। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि नेतन्याहू पलट गया है। वो कह रहा है कि हमने वो इसलिए किया क्योंकि हम हमास को मैसेज देना चाहते थे। हर चीज में हमास, उसके पेट में दर्द होता होगा तो भी वो हमास कहता होगा। और अब वो अमेरिका से फिर से मिन्नतें कर रहा है कि दोबारा से रेड दी जाए ताकि हमारे लोगों को वहां भेजा जा सके। अब ये उलटबाजी क्यों है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर का गोदी मीडिया ऐसे पेश करता है जैसे इजराइल इस जंग को बड़ी आसानी से जीतता चला जा रहा है, केक के भीतर से जैसे चाकू चलाता जा रहा है, ऐसे दिखाया जाता है पूरी दुनिया में। मैं चाहता हूं कि अपने यहां दोनों तरफ का सच दिखाऊं। ये तो मैं बार बार आपको दिखाता ही रहता हूं कि इजराइल किस तरह से तबाही कर रहा है, और यह भी बताता रहता हूं कि ग्राउंड ऑफेंसिव, जमीन की लड़ाई में वो जीतता हुआ नजर नहीं आता है। चूंकि अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों से उसको जहाज और हथियार मिलते हैं तो आसमान से वो बड़े आराम से बम विस्फोट करके, मिसाइल्स गिरा के मकान उड़ा देता है, लोगों को मार देता है। लेकिन जहां जमीनी लड़ाइयां चल रही हैं वहां इजराइल की हालत बहुत खराब है। वहां के एक भूतपूर्व अधिकारी हैं, डैन हेलुट्ज, उनका बयान आया कि नेतन्याहू बैड से वर्स होता चला जा रहा है। यानी पहले तो बदहाल थी हमारी हालत, अब और ज्यादा बदहाल होती चली जा रही है। ये सब क्यों हो रहा है? पहली बात तो यह कि हिजबुल्लाह जिस तरह से नॉर्दर्न फ्रंट पे लड़ रहा है, इजराइल के लिए समझना उसको मुश्किल है कि कैसे इसको झेला जाए। कल वहां के किरीट सिमोना का जो इलाका है वहां के सारे गेट्स बंद कर दिए गए। अकेले कल आप लिस्ट देख सकते हैं, मैंने सारी लिस्ट लगा दी है यहां पर कंपाइल करके, आप लिस्ट देख सकते हैं कि अकेले कल हिजबुल्लाह ने 8 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 4-5 लोगों के मरने की बात तो इजराइल भी स्वीकार रहा है। लेकिन हकीकत ऐसी लगती है, जिस तरह के ये हमले हैं और जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, ऐसा लगता है कि अच्छा खासा इजराइल को नुकसान हो रहा है। तो एक तो हिजबुल्लाह लगातार हमले कर
रहा है और उस फ्रंट पे इजराइल के लिए मुश्किलात हो गई है। उसका बदला लेने के लिए इजराइल सीरिया के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहा है। मतलब इस समय वो यमन पे बम्बार्डमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो लेबनान में बम्बार्डमेंट कर रहा है, वो सीरिया में बम्बार्डमेंट कर रहा है और वो गजा में तो बम्बार्डमेंट कर ही रहा है। यानी मैंने आपको बताया कि 5 मोर्चों पर एक साथ इजराइल लड़ रहा है और अगर हथियारों की सप्लाई जरा भी कम या बंद हुई तो उसके लिए यह जंग चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका के पास वो पलट पलट के जा रहा है। अब देख लेते हैं रफा के अंदर सदर्न गजा में, दक्षिणी गजा में बहुत तीखी लड़ाई चल रही है। हमास ने कल एक बयान जारी किया है और यह लिस्ट आप देख सकते हैं जो हमास बता रहा है कि इन इन इलाकों में लड़ाई चल रही है। यह केवल अल कासम के इलाके हैं जहां लड़ाई चल रही है। इसके अलावा अल कुद्स इस्लामिक जिहाद जो है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, वो भी साथ में लड़ रहा है और उसने भी लिस्ट जारी की है कि कितनी जगहों पर वो इजराइल के साथ लड़ाई लड़ रहा है, उसने कितने टैंक मारे हैं, कितने इजराइल के लोग मारे हैं। यानी ये लड़ाई बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल इसको जीतता चला जा रहा है, क्योंकि इजराइल 2 काम कर रहा है। एक तो इमदाद के रास्ते बंद कर रहा है, ऊपर से आसमानी बम गिरा रहा है जिससे घरों को और लोगों को मार रहा है, अल शिफा जैसे हॉस्पिटल और बाकी ढेर सारे हॉस्पिटल्स को तबाह कर रहा है। लेकिन जहां सीधी लड़ाई है, जहां मैन टू मैन लड़ाई है, जहां बंदूक टू बंदूक लड़ाई है, वहां इजराइल लगातार परेशान हो रहा है। और इसीलिए डैन हेलुत जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर नेतन्याहू की जगह किसी और देश का कोई प्रमुख होता तो जितनी बड़ी बेवकूफी उसने की है, जिस तरह से उसकी हार हो रही है, वो किसी मकान की ऊंची मंजिल से कूदकर छलांग लगा देता। आप समझ सकते हैं कि यह कोई बाहर का आदमी नहीं, यह इजराइल का ही बंदा कह रहा है जो इजराइल का बड़ा अधिकारी रह चुका है। तो ये सारे डिटेल्स हैं जिनके साथ आपको यह समझ में आएगा कि अमेरिका क्यों अभी भी कह रहा है कि सीज फायर होना चाहिए। हालांकि होना तो यह चाहिए था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर का प्रस्ताव पास करा दिया, उसके बाद अमेरिका पूरा जोर लगाकर इजराइल से कहता कि तुरंत सीज फायर करो, तुरंत हमले बंद करो। इजराइल ने सीज फायर के बावजूद हमले बंद नहीं किए हैं, वो लगातार खास तौर पे अस्पतालों पर हमला कर रहा है। लेकिन फिर भी ये सारे हालात हैं जिसमें एक तरफ इजराइल लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है, अमेरिका के सामने झुक रहा है कि हथियार वगैरह मिलते रहें, दूसरी तरफ गिजड़ भपकियां इसलिए दे रहा है ताकि देश की जनता को यह बता सके कि हम बहुत मजबूत हैं, और तीसरी तरफ यह कोशिश कर रहा है कि कैसे भी हमारे अगवा किए हुए लोग वापस हो जाएं और फिलहाल कुछ ऐसा सीज फायर हो जाए जिससे नेतन्याहू की इज्जत भी ना जाए, वो दम के साथ ये कह सके कि देखो हम तो अड़े रहे और जंग से उसको मुक्ति भी मिल जाए। बस प्रॉब्लम इतनी है कि जिस दिन जंग से मुक्ति मिल जाएगी उसी दिन नेतन्याहू को कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। अमेरिका का जो दोगलापन है, जो दोहरापन है, उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बड़े आसान अल्फाज में मैं बता देता हूं। आप रशिया ने सैकड़ों टन मदद भेजी है, लेकिन उस मदद से एक भी आदमी मारा नहीं गया। ईरान, मैंने बताया था आपको कि मदद कर रहा है और वहां लोगों को गर्म खाना मिल रहा है, कोई मारा नहीं जा रहा है। अमेरिका ने क्या कहा कि हम मदद भेजने के लिए एक अस्थायी पोर्ट बनाएंगे। वो पोर्ट बना रहा है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो पोर्ट दरअसल फलस्तीन के ऊपर कब्जे को बढ़ाने और फलस्तीनियों को वहां से निकालने के लिए। और क्या कर रहा है? एयर ड्रॉप कर रहा है। एयर ड्रॉप की कहानी यह है कि कल एयर ड्रॉप से खाना गिराया जा रहा था, वो गजा के बिल्कुल जो समंदर का तट है वहां पर गिराया गया और लोग जब कलेक्ट करने गए तो 12 लोग खाना कलेक्ट करने के चक्कर में मारे गए। इसके पहले भी एक बार जो उनका पैराशूट था उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से 4 लोग मारे गए थे। यानी वो इमदाद भी कर रहा है तो भी फलस्तीनियों की जान ले रहा है। वो आईसीजे की तरह ये नहीं कह पा रहा है कि जो दरवाजे बंद रखे गए हैं वो दरवाजे खोले जाएं, जो सैकड़ों टन अनाज और बाकी सारी इमदाद ट्रकों में लदी हुई आ रही है उसको वहां तक पहुंचने दिया जाए, यह कहने की उसकी हिम्मत नहीं है। आसमान से वो टुकड़े गिरा रहा है जिनको इकट्ठा करने के चक्कर में फलस्तीनी मारे जा रहे हैं। इसके बाद आपको अमेरिका और उसके साथ के मुल्कों का जो दोगलापन है वो समझाने की जरूरत नहीं है। इतना अपने आप में काफी है समझने के लिए कि अमेरिका जनता के दबाव में जो भी कर ले, लेकिन असलियत यही है कि वो इजराइल के साथ कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा है, और जितने फलस्तीनी मारे गए हैं उनके लहू का दाग अमेरिका के भी आस्तीन पर उतना ही है, जर्मनी और इंग्लैंड के आस्तीन पर भी उतना ही है जितना कि इजराइल की आस्तीन पर। बिना इन मुल्कों के मदद के इजराइल ना तो गजा में मुकाबला कर पाता
हमास का और ना ही वो हिजबुल्ला और बाकी सारी जो ताकतें लड़ रही हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो चाहे हूती हो, उनके खिलाफ वो 4 दिन भी खड़ा हो पाता अगर अमेरिका और जर्मनी की मदद नहीं मिलती, इस तरह के मुल्कों की मदद नहीं मिलती। तो जब दुनिया भर के ताकतवर मुल्क उनके साथ खड़े हैं, सिवाय चीन के, ईरान के, रशिया के और कुछ 2-4 कंट्रीज के ऐसे, साउथ अफ्रीका के, कोई आपको फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आता है। तो दुनिया भर में जो जनता सड़कों पर आई है उनके साथ तो हम शामिल हो ही सकते हैं। एक जनता के रूप में, एक इंसान के रूप में फलस्तीन के लिए हम लगातार आवाज उठा सकते हैं। अपने मंच पे मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूं, आप भी कोशिश कीजिए जहां से जितनी आवाजें उठ रही हैं उनको दूर तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आपकी ताकत से ही हम जैसी आवाजें लगातार बोल पाएंगी, लगातार लड़ पाएंगी। शामिल होंगे आप हमारे साथ, हमारे इस कारवां में शामिल होंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के जो तरीके हैं, हमारी मदद के जो तरीके हैं, वो आप पहले कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप शामिल होंगे हमारे साथ, आपकी ताकत मिलेगी, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।